नमस्कार दोस्तों, अमर उजाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके साथ सोमदत्त। आज हम जो हरियाणा सरकार नायब सरकार है उसके कल 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो उस पर आपस में चर्चा करने के लिए हम आज इकट्ठे बैठे हैं यहाँ पे। हमारे साथ है हरियाणा के ब्यूरो चीफ हैं आशीष वर्मा जी, और सीनियर साथी हैं कुलदीप शुक्ला जी, और इनपुट हेड है गौरव त्रिपाठी जी। तो और सरकार ने जब नायब सिंह सैनी को दूसरी बार सीएम बनाए तो उन्होंने 100 दिन का एक एजेंडा तय किया था। खुद अमित शाह यहाँ आए थे तो उनको अलग अलग वर्गों के लिए और अलग अलग क्षेत्रों के लिए काम करने का 100 दिन का लक्ष्य दिया था। तो हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे सरकार 100 दिन के एजेंडे पे कहाँ तक कितनी खरी उतरी। तो इसमें सबसे पहले हम आशीष जी से बात करेंगे, क्योंकि वो बीजेपी भी कवर करते हैं और प्रशासनिक सारा अमला वही देखते हैं। तो आशीष जी, आप बताइए, हरियाणा की जो सरकार के कल 100 दिन पूरे हो रहे हैं, तो उनको कहाँ कितने नंबर से आंकते हैं आप? क्या वो अपने लक्ष्य में कामयाब रहे या फिर अभी पिछड़े हुए? धन्यवाद सोमदत्त जी। सरकार के 100 दिन कल पूरे हो रहे हैं, और बड़ी बात ये भी है कि कल सीएम नायब सिंह सैनी का जन्मदिन भी है। तो सरकार और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कल हो सकता है कि वो जश्न मनाएं। और अगर हम इनके 100 दिन के कार्यकाल को देखें तो कई ऐसे फैसले हैं जिनकी चर्चा तो हो रही है। ख़ास तौर से जो 24 फसलों को इन्होंने एमएसपी पर खरीदने का वादा किया था, उसकी उन्होंने अभी पिछले महीने अधिसूचना भी जारी कर दी है। तो इसके अलावा उन्होंने हेल्थ को लेकर उन्होंने वादा किया था कि सभी अस्पतालों में डायलिसिस मुफ्त होगी, उसकी भी उन्होंने शुरुआत कर दी है। इसके अलावा कर्मचारियों को लेकर उन्होंने कहा था कि हमको पक्का करेंगे। हालांकि वो पहले ही इसका ऑर्डिनेंस लेकर आ गए थे, लेकिन पास तो इसे विधानसभा में ही इन्होंने किया है। और हालांकि अभी तक इसका एसओपी जारी नहीं हुई है, लेकिन सरकार के जो मूड है उससे तो लग रहा है कि काम करेगी आगे। अब अगर हम देखें कि कुछ चुनौतियां भी हैं सरकार के सामने जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं, और जिनका भी उनको सामना भी करना पड़ रहा है। तो अभी 100 दिन के हिसाब से देखें तो सरकार अभी सही चल रही है। और हालांकि कुछ जगहों पर इनको कड़ी चुनौती का सामना भी करना पड़ा है, जिसमें ख़ास तौर से नौकरियों के मुद्दों पर अभी तक फ़िलहाल कोई नई नौकरियां सामने नहीं आई हैं, और सीईटी का इंतज़ार जो था वो भी बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि कल सैनी साहब ने कहा है कि बोर्ड परीक्षाएं खत्म होने के बाद इसको जल्दी करवाएंगे। ये तो विधानसभा चुनाव में भी, लोकसभा चुनाव में भी भाजपा अगर 5 सीटें जीत पाई लोकसभा में और विधानसभा में 47 सीटें जीत पाई, तो वो नौकरियों को लेकर ही, क्योंकि नौकरियों को उन्होंने खूब मुद्दा बनाया। मिशन मेरिट इन्होंने दावा भी किया था, संकल्प इनका पहला संकल्प था 2 लाख नए पद भरे जाएंगे। तो अब 3 महीने तक बीत चुके। तो सीईटी की तिथि दिसंबर में घोषित होनी थी, वो अभी तक वो कर ही नहीं पाए। आयोग और सरकार के बीच तालमेल अभी बढ़ नहीं पाया। तो क्या इससे प्रदेश के करीब 16 लाख जो बच्चे हैं उनको सीईटी का इंतजार है। तो आपको लगता है कब तक ये उम्मीद संभावना है परीक्षा की, सीईटी की? उम्मीद तो यही लगाई जा रही है कि मार्च में होने की है, कि सीईटी मार्च में हो सकता है, क्योंकि जो पीछे संशोधन की बात चल रही थी सरकार ने उसे संशोधन भी कर दिया है। हालांकि डेट उसकी अभी तक डिसाइड नहीं हुई है कि कब ये होगा, लेकिन जिस तरीके से सरकार बार बार दावे कर रही है उससे कहा जा सकता है कि मार्च तक ये होने की संभावना है। तो अब है हमारे साथ कुलदीप शुक्ला जी हैं, ये क्राइम देखते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग देखते हैं। तो कुलदीप जी, हरियाणा में पिछले कुछ सालों में अपराध बड़ा मुद्दा है, तो आप क्या मानते हैं? जो सरकार नायब सिंह सैनी खुद 2-3 बार ये कह चुके हैं भाई अपराधी प्रदेश छोड़ दें, नहीं तो मतलब फ्री हैंड तो पुलिस को किया हुआ है। तो कहाँ तक आपको लगता है प्रदेश में अपराध पर अंकुश लग गया? वारदातों में जैसे रंगदारी की कौल बढ़ गई थी, उनमें कुछ अंतर आया या नहीं? हरियाणा में अपराध जो है वो पहले से ही बड़ा मुद्दा रहा है, और अगर अभी भी बात करें तो अभी भी वो मुद्दा अपनी जगह बरकरार है, और हम इसको बड़े मुद्दे में ही काउंट करेंगे। हाँ, ये जरूर है कि जब से नायब सिंह सैनी की दूसरी सरकार आई है और 100 दिन पूरे होने वाले हैं, तो इस दौरान इन 2-3 महीनों के अंदर अपराधियों पे पुलिस की नकेल जबरदस्त तरीके से कसी है। अगर हम बात करें नवंबर की या बात करें दिसंबर की, तो हरियाणा में जो है अपराधियों को पुलिस ने ढूंढ के पकड़ा है।
अगर चाहे हम कई एनकाउंटर्स की बात करें कि पुलिस ने एनकाउंटर्स करके पकड़ा, कई दूसरे राज्यों के अपराधियों को जो हरियाणा में एंटर कर गए थे उनको ट्रेस करके पकड़ा है। और मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपराध भी कम नहीं हुआ है, अपराधी भी कम नहीं हुए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के जैसे निर्देश हैं कि अपराधी जो है वो हरियाणा छोड़ दें और हम अपराधियों को किसी तरह से नहीं बख्शेंगे। तो जो फ्री हैंड उन्होंने पुलिस को दिया है उसके बाद कहीं ना कहीं ये जरूर हुआ है कि पुलिस अपराधियों के ऊपर चल रही है और लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार एनकाउंटर्स हो रहे हैं। तो अपराधियों में एक खौफ का माहौल बन गया है कि हरियाणा में अब घुसेंगे तो या तो पकड़े जाएंगे या तो मारे जाएंगे। कुलदीप जी, आप ये मानते हैं पहले हरियाणा के लोग भय में थे बदमाशों से, तो अब पुलिस ने ऐसा मतलब ऐसी कार्रवाई अपराधियों की कमर तोड़ी कार्रवाई की है कि अब बदमाशों में खौफ है पुलिस का? देखिए, जैसे मैंने अभी भी यही बताया कि बदमाशों में खौफ इन 2-3 महीनों में ज्यादा आया जब एनकाउंटर शुरू हुए, जब पुलिस ने उनका पीछा करना शुरू किया, दूसरे राज्यों से अपराधियों को पकड़ना शुरू किया। तो ऑब्वियस सी बात है कि बदमाशों में खौफ तो आ ही गया हरियाणा पुलिस का। लेकिन अगर हम पब्लिक के अंदर की बात करें, जो पब्लिक का पुलिस के साथ तालमेल या पुलिस के ऊपर विश्वास की बात करें, तो उसमें इतना तो हम कह सकते हैं कि कुछ प्रतिशत की वृद्धि जरूर हुई है। लेकिन अगर इसके उलट हम देखेंगे कि चाहे रंगदारी की कॉल हो, चाहे गोली चलने की वारदातें हों, वो भी कहीं ना कहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से अपराधियों का जो भय है वो जनता में तो बना हुआ है, लेकिन पुलिस के ऊपर विश्वास जरूर बढ़ा है। तो एक हरियाणा में नशा भी बहुत बड़ा मुद्दा है कुलदीप जी, तो नशे को लेकर सरकार की तरफ से लगातार, सेंटर की तरफ से भी बड़ा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, हरियाणा सरकार नशे पे नियंत्रण कर पाई या नशा तस्करों की कमर तोड़ पाई या फिर अभी और जरूरत है? देखिए, नशा तस्करों की अगर हम बात करें हरियाणा में, तो जो हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उन्होंने मेहनत तो की है और वो मेहनत ये दिख रही है कि अपराधियों की गिरफ्तारी या जो नशे की क्वांटिटी है उसकी बरामदगी में, या फिर हम बात करें जो अलग अलग स्टेटों से हरियाणा में नशा की सप्लाई हो रही है, उसमें जरूर फर्क हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें कि एकदम से उन्होंने चीजों को कंट्रोल कर लिया है या उनमें खौफ भर दिया है, तो अभी उसमें बहुत काम करने की जरूरत है। क्योंकि लगातार जो सप्लाई की बातें करें तो वो चल रही है, और अंदर जो हरियाणा के अंदर अगर राज्यों में तस्करी हो रही है, अलग अलग तरीके तस्कर अपना रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रही है। अभी जैसे कमर तोड़ की बात आपने कही है, तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा जो पुलिस है उन्होंने पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत देश में अपने सबसे ज्यादा कार्रवाई करने में दूसरे नंबर पे है। पिट एनडीपीएस एक्ट जो है वो कहीं ना कहीं एनडीपीएस एक्ट के प्रावधानों में एक कड़ा जो है प्रावधान है। उसके तहत अगर पुलिस किसी के नशा तस्कर के खिलाफ प्रूफ पाती है या संदेह पाती है और तस्करी में या फिर वो कई मामलों में लिप्त पाया जाता है, तो पुलिस उसको सलाखों के पीछे पहुंचा सकती है। और सबसे अच्छा ये है इसमें जो मतलब सख्ती है इसमें कि उसमें 1 साल तक तो जमानत बिल्कुल भी नहीं होनी है। तो कहीं ना कहीं उसका भी प्रभाव देखने को पड़ा है। इस बार हरियाणा पुलिस ने, मैं बताऊं कि बीते साल में 2024 की बात करें तो 64 जो मामले पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए हैं। तो आशीष जी और कुलदीप जी की बातों से लग रहा है सरकार कहीं ना कहीं अपने एजेंडे पर लगातार कामयाब हो रही है। तो हम गौरव त्रिपाठी जी से जानना चाहेंगे, सरकार के सामने अब क्या चुनौतियां हैं जो 100 दिन में वो कर नहीं पाई, और आगे के लिए अभी बहुत लंबा सफर तय करना है 5 साल का, तो क्या क्या चुनौतियां मानते हैं सर आप? नायब सिंह सैनी जो है वो अपने जो उनके संकल्प पत्र, भाजपा का संकल्प पत्र है, उसको एक एक पॉइंट करके पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है अपने मंत्रियों को साथ लेकर चलने की। जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के तबादलों को लेकर मंत्री कई बार विरोध जता चुके हैं क्योंकि उनके पास उनका अधिकार ही नहीं है। इसके लिए जो जैसा कि पहले पिछली सरकार में मनोहर सरकार ने व्यवस्था कर रखी थी, ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन होगा और उस पर हो जाएगा ट्रांसफर। तो अब मंत्री उनके पास अधिकार ना होने की वजह से वो उस पर नाराजगी जता चुके हैं। इसमें अनिल विज, राव नरवीर
वो दोनों लोग खुलकर बोल चुके हैं कि अब हम नहीं करेंगे ट्रांसफर, और वो उन्होंने नोट लगाना भी बंद कर दिया है अनिल विज ने। इसी तरह निकाय चुनाव को लेकर, निकाय चुनाव लंबे समय से नहीं हुए हैं हरियाणा में। 34 निकाय हैं जहाँ चुनाव होना है पूरे प्रदेश में। इसमें से पिछले दिनों चर्चा भी हुई थी कि 29 निकायों में पहले चरण में होगा और बाकी शेष 5 में दूसरे चरण में, लेकिन अभी तक ये चुनाव भी किसी भी नहीं हो पाए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को इसके लिए फटकार भी लगाई थी निकायों में चुनाव ना होने पर। तो अभी भी इसमें कई निकाय हरियाणा के ऐसे हैं जहाँ 2 साल से ज़्यादा समय हो चुका है। तीसरी चुनौती है सीईटी। जैसा कि आशीष जी ने भी बताया, सीईटी का इंतजार बढ़ता जा रहा है और नौकरी को लेकर अब युवा क्योंकि सरकार ने उसका कोटा बढ़ा दिया है सीईटी में कि 10 गुना तक बुलाए जाएंगे अभ्यर्थी विभागीय परीक्षा में। तो अब और हरियाणा में हमेशा सरकारी नौकरी जो है वो हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है, तो सीईटी को लेकर भी जल्दी परीक्षा करानी होगी सरकार को। तो 3 ये बड़े मुद्दे हैं। गौरव जी, सरकार ने चुनाव से पहले ऐलान किया था महिलाओं को 2100 रुपये देंगे जी। उसको लेकर 3 महीने बीत चुके हैं, कई बार कैबिनेट की मीटिंगें भी हो गई हैं। महिलाओं को बड़ा बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार है। तो इसको चुनौती नहीं मानते क्योंकि हरियाणा में पहले से 3 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्ज है, तो कैसे सरकार इसको मैनेज करेगी? इसको महिलाओं को जो 2100 रुपये देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना की घोषणा की थी अपने संकल्प पत्र में भाजपा ने, उसमें कल ही नायब सैनी ने कैबिनेट की जो उनकी बैठक हुई उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस बार बजट में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा, इसके महिलाओं को 2100 रुपये इस बार बजट में घोषणा की जाएगी। तो फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह में बजट आएगा हरियाणा का और उसमें इस बार इसको योजना को महिलाओं को 2100 देने के लिए घोषणा की जाएगी। कुलदीप जी, आप ये बताइए, आपने पुलिस का बड़ा मजबूती से पक्ष रखा, पुलिस काम भी कर रही है, दिख भी रहा है पहले के मुकाबले, और लगातार मुठभेड़ भी हो रही है और बदमाशों पे एक तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। तो लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी बदमाश पुलिस से आगे ही दिख रहे हैं, पुलिस उनके पीछे ही है। तो आपको क्या लगता है पुलिस के सामने क्या चुनौतियां हैं? मतलब सरकार के सामने तो है, लेकिन पुलिस किन कमियों से जूझ रही है? पुलिस के सामने क्या क्या चुनौतियां? देखिए, अपराधियों से निपटने के लिए अगर हम पुलिस के सामने हरियाणा पुलिस की बात करें कि क्या चुनौती है, तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। सबसे पहले तो हरियाणा पुलिस को आधुनिक करने की जरूरत है। अगर हम बात करें मैन पावर की, तो हरियाणा पुलिस में मैन पावर की बहुत कमी है। लगभग 5600 जो है पुलिस कर्मियों की भर्ती अभी अटकी हुई है। वहीं जैसे नशे की बात आती है कि नशे पे कंट्रोल करने के लिए हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तो बनाया गया है, लेकिन उसके पीछे की अगर हम बात करें तो जो मैन पावर ऑलरेडी इनके लिए स्वीकृत किया गया है उसमें तकरीबन 60% जो है सिर्फ फोर्स एनसीबी में इस टाइम पे है जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, जबकि 40% के करीब फोर्स की कमी है। तो इस कमी को दूर करना भी बहुत जरूरी है। हम एसटीएफ की बात करें, जैसे रंगदारी या फिर गैंगस्टरों से निपटने के लिए एसटीएफ जो बनाया गया है, एसटीएफ की बात करें तो एसटीएफ को भी आधुनिक करने के साथ उनको आधुनिक हथियारों से भी लैस करने की जरूरत है। तो ये कमियां जब दूर होती हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस जो है बदमाशों पे हावी होने में और सफल होगी। तो आशीष जी, ये बताइए, आप 100 दिन सरकार ने जिस हिसाब से किसानी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश एग्रीकल्चर स्टेट है, तो किसानों के लिए 100 दिन कैसे रहे? उनको कोई बड़ा लाभ मिला? कोई सरकार ने उनके लिए कोई बड़ा फैसला किया या अभी नहीं? क्योंकि पड़ोसी राज्य पंजाब में किसान आंदोलन चल रहा है, तो हरियाणा में उसका असर है या नहीं, और सरकार कहाँ तक किसानों को समझाने में कामयाब रही? सैनी साहब तो खुद भी कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ और किसानों की समस्याओं को अच्छी तरीके से समझता हूँ। तो अगर हम 100 दिन की बात करें तो किसानों को लेकर सरकार ने कुछ फैसले लिए हैं जिनके बारे में कहा तो जा सकता है कि अच्छे फैसले हैं। एक तो 24 जो फसलें हैं उनको एमएसपी पर खरीदने की जो बात हुई थी उसको लेकर उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया सरकार ने, और सरकार इसको अच्छे तरीके से
जनता के बीच लेके भी जा रही है और मजबूती से इसको प्रचार कर रही है। जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है, पंजाब में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर सरकार कहीं ना कहीं चिंतित तो है, और सरकार इसको लेकर जो हरियाणा के संगठन हैं उनको उनके संपर्क में भी है, और पिछले दिनों कुछ मीटिंग भी हुई थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसानों को लेकर और क्या क्या योजनाएं इन्होंने पिछले 100 दिन में की हैं, तो इसमें एक जो गर्मियों के दिनों में जो बारिश की कमी रह गई थी जिससे फसल काफ़ी ख़राब हो गई थी, उसको लेकर जो दूसरी किस्त जारी होनी थी, सरकार ने दूसरी किस्त करीब करीब 650 करोड़ की जारी की है। तो ये भी कहीं ना कहीं किसानों के डायरेक्ट खाते में गई है। और इसके अलावा जो अभी पहला इनका विधानसभा सत्र था उसमें जो पट्टेदार किसान हैं उनको लेकर एक ये विधेयक भी लेकर आए हैं, जिससे किसानों को, उनको जो छोटे किसान हैं जो पट्टे पर ज़मीन लेकर खेती करते हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा फ़ायदेमंद बिल है कि अब जो भी वो पट्टे पर भूमि लेंगे तो उसके लेकर जो भी करार होता था उसको लेकर वो लिखित अनुबंध होगा। तो अब कह सकते हैं कि जो छोटे किसान हैं जिनको कई बार जो प्राकृतिक आपदा आने से जिनको मुआवजा नहीं मिलता था उन्हें मुआवजा भी मिल सकेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कई सारे ऐसे फैसले हैं जो 100 दिन में लिए गए हैं। लेकिन जो एक बात है कि विश्वास बहाली को लेकर ये इस पर सरकार को भी और काम करने की ज़रूरत है कि जो हरियाणा के किसान हैं उनका कैसे, उनका जो विश्वास वो सरकार पर कैसे बढ़े, इसको लेकर मुझे लगता है कि और सरकार को किसानों के बीच जाना होगा और उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी समस्याएं फील्ड में आ रही हैं उसे उन्हें दूर करें। हमारे ब्यूरो के साथी सीनियर साथी सोमदत्त जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोमदत्त जी, अब आप बताइए, आप काफ़ी दिनों से हेल्थ कवर कर रहे हैं और स्वास्थ्य काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है हरियाणा प्रदेश का। सरकारें आती रहीं लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कभी पूरे हो नहीं पाए। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सरकार ने जो वादे किए थे और जो काम अभी भी अधूरे पड़े हैं उस पर आपको क्या लगता है कि सरकार ये काम कर पाएगी और सरकार की क्या योजना है इसको? स्वास्थ्य के मामले में मतलब नायब सिंह सैनी सरकार ने 100 दिन में मैं मानता हूँ अच्छा काम किया है। एक तो सबसे बड़ा फैसला ये लिया उन्होंने, जितने भी सिविल हॉस्पिटल है वहाँ पर डायलिसिस यूनिट शुरू की जाएंगी। हरियाणा के लोगों में ये किडनी की समस्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। मेडिकल कॉलेजों में पहले से सुविधा है, लेकिन बाहर अगर कोई आदमी इस डायलिसिस कराता है तो महंगा पड़ता था, तो उनको एक बड़ी राहत सरकार ने दी। दूसरा, 3 मेडिकल कॉलेज इस साल नए शुरू हो जाएंगे, महेंद्रगढ़, जींद और भिवानी। तो ये भी वहाँ के क्षेत्र के जो लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक सौगात होगी। और कुटेल में, करनाल में यूनिवर्सिटी बन रही है, वो भी लगभग फाइनल स्टेज पे है। तो जीटी बैंड के लोगों के लिए एक स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बन जाएगा। इससे पहले रोहतक में ही एकमात्र मेडिकल यूनिवर्सिटी थी। तीसरा, जो हरियाणा में अभी भी 1500 के करीब डॉक्टरों की कमी है, तो उस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने ये अच्छा कदम है, 3 महीने में 777 डॉक्टरों की भर्ती की है। उनके दस्तावेज जांच होने की सिर्फ शेष है। आरती राव जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने पिछले सप्ताह मीटिंग ली थी, उसमें ये कहा गया है जनवरी के अंतिम सप्ताह तक उनको ज्वाइन करा दिया जाएगा। तो इसका फायदा ये मिलेगा, जो सिविल अस्पताल में, CHC, PHC में जो डॉक्टरों की कमी है, तो वो लगभग आधे के करीब 700 के करीब कमी रह जाएगी। तो ये एक बड़ी हरियाणा के लिए 3 महीने स्वास्थ्य क्षेत्र में कम से कम अच्छे हैं। तो लंबे डिस्कशन के बाद हम ये कह सकते हैं, नायब सिंह सरकार जो 100 दिन का एजेंडा लेके चली थी उसमें कुछ तो नहीं पूरे हो पाए, लेकिन अधिकतर एजेंडों पे सरकार ने काम किया है। उसमें अभी कुछ चुनौतियां भी हैं सरकार के सामने, लेकिन एक अच्छी बात है कि कम से कम सरकार ने 100 दिन का अपना कार्य योजना रखी और उसको टारगेट करते हुए काम किया। तो मैं ये मानता हूँ आने वाले जो दिन है, सरकार आगे जो नए टारगेट रखेगी, जो अभी 100 दिनों में काम रह गए हैं उनको आगे पूरा करेगी। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।